फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है अनुपम खेर इन आपकी अदालत। तो फ्रेंड्स, इसको पार्ट्स में करेंगे, देखते हैं कितने पार्ट्स होते हैं। तो ये है फर्स्ट पार्ट। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले यस, अगर आप चैनल पर पहली बार ही आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा चैनल है नाम है मॉमजिला, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो उसको भी साथ में सब्सक्राइब कर लेना। उसमें भी डिफरेंट काइंड के वीडियोस आते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे फिल्मी दुनिया के ऐसे चमकते सितारे को जिसे आपने हर भूमिका में बहुत प्यार दिया। उन्होंने कॉमेडी की तो, चरित्र भिन्नता बने तो और खलनायक बने तो। एक ऐसा अभिनेता जिसे हम एक्टिंग की चलती फिरती दुकान कह सकते हैं। प्लीज वेलकम अनुपम खेर। और इससे पहले कि आपकी अदालत में मुकदमा शुरू करें, आज के जज राम कृपाल सिंह की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम फिल्म स्टार अनुपम खेर पर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार अनुपम खेर पर इल्जाम है कि ये बार बार फेल होते हैं। बेचारे अनुपम जी, इतना प्यार लोगों ने आपको दिया, आप खलनायक बने तो, आपने कॉमेडी की तो, चरित्र भिन्नता बने तो, आपने प्ले किए तो भी। जब आप पैदा हुए थे तो पिताजी ने सोचा था कि बेटा हमारा इतना नाम करेगा? मैं ऐसे घर में पैदा हुआ रजत जी, जहां पर मेरे पिताजी की तनख्वाह 90 रुपए थी। मेरे फादर जो थे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे तो वो भी और 14 लोगों का परिवार था। आपकी अदालत का जितना तब तो सारी फैमिलीज बड़ी होती थी। हमारा घर था, तो आई एम श्योर उन्होंने नहीं सोचा होगा, उनको इस बात से फुर्सत नहीं मिली होगी कि कब लोगों को हम खाना खिला सकें। लेकिन मेरे बर्थ के ऊपर एक कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दे तो। मेरा जन्म शिमला में हुआ था, एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में। मेरे माता पिता शादी के बाद कश्मीर से 1953 में शिफ्ट हुए थे। मतलब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का शिफ्ट होना तब से जारी है। तो शिमला मैटरनिटी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नाम लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, रूम नंबर 3, रात के 9 बजे जब रेडियो पर खबरें दी जाती है, ये आकाशवाणी है। अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। वहां मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म के बाद पिताजी आसपास नहीं थे, सिर्फ माँ की। अब माँ को तो रहना ही था, वरना मुझे जन्म कौन देता। तो पैदा होने के बाद जब उस अंग्रेज नर्स ने लाकर मुझे मेरी माँ की आंचल में दिया, मेरी माँ ने मुझे देखा, उसकी आंखों में 2 आंसू और मुंह से 2 शब्द निकले, मेरा बिट्टू। अरे वाह। इतना में पिताजी भी आ गए। मुझे देखकर उस अंग्रेज नर्स ने मेरी माँ से कहा, मिसेस खेर, इज दिस योर फर्स्ट चाइल्ड? माँ को अंग्रेजी नहीं आती थी, उन्होंने पिताजी की तरफ देखा। पिताजी ने थोड़ा अकड़ के जवाब दिया, यस बट वाई। अंग्रेज नर्स ने फिर मेरी मां से पूछा, मिसेस खेर, यू आर जस्ट 19, यू विल हैव मेनी मोर चिल्ड्रन। मां ने फिर अंग्रेज पिताजी की तरफ देखा। पिताजी ने फिर अकड़ के कहा, यस बट वाई। फिर अंग्रेज नर्स ने मेरी मां से कहा, मिसेस खेर, आई डोंट हैव एनी चाइल्ड, कैन आई प्लीज अडॉप्ट योर सन? प्लीज प्लीज प्लीज, कैन आई अडॉप्ट योर सन? मां ने पिताजी की तरफ देखा। पिताजी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी देखकर दंग रह गए। किसी अंग्रेज को गिड़गिड़ाते उन्होंने पहली बार देखा था। मतलब मैं दुनिया में कदम रखते ही डिमांड में आ गया था। तो डिमांड में तो मैं शुरुआत में ही आ गया था। उस अंग्रेज नर्स को मैं चाहिए था। आपको देख के लगता है कि कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता का एग्जाम्पल बेस्ट है। अगर एक लंगोटी वाला बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देश को आजाद करा सकता है तो कुछ भी हो सकता है।
एक लड़का रोज 10 किलोमीटर पार करके नदी पार करके स्कूल जाया करता था, वही जाकर आगे जाकर भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। 27 बरस जेल में रहने के बावजूद अगर नेल्सन मंडेला उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और अगर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती है तो लेकिन ये सच है कि जब आपको एक्टिंग का पहली बार मौका मिला जी तो आप फेल हो गए थे। लोग कहते हैं ना कि एक्टर जो है वो पैदा होते ही एक्टर बन जाता है, पैदा होने के अंदर ही उसमें एक्टिंग के कीटाणु आ जाते हैं, सब बकवास है। एक्टर बनते हैं मेहनत से, ट्रेनिंग करके। मेरा पहला नाटक जो था बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस है मेरा। मैं 5th स्टैंडर्ड में था, हमारी क्लास टीचर मिसेस बजाज ने एक प्ले चुना करने के लिए, प्ले का नाम था पृथ्वीराज चौहान। और चूंकि मैं क्लास में सबसे गोरा लड़का था, मेन रोल मुझे मिला। राजा हमेशा गोरे हुआ करते ना, इसलिए मैं साइज में ऐसा था, पतला। आई वॉज सो थिन दैट आई कुड सी थ्रू अ की होल विद बोथ माई आईज। तो मैं बन गया पृथ्वीराज चौहान और एक दूध वाले का बेटा नंद किशोर, जो साइज में मुझसे 5 गुना मोटा था, नंदू, वो बन गया जयचंद। पृथ्वीराज चौहान की कहानी आपको पता है? थैंक गॉड, बड़ी हल्की आवाज। आजकल के बच्चों को पृथ्वीराज चौहान की कहानी ज्यादा पता नहीं होगी, पर एनीवे इनको सलमान खान की कहानी सब पता होता है। सब पता है। तो पृथ्वीराज चौहान की कहानी ऐसी है कि पृथ्वीराज चौहान को जयचंद की बहन संयुक्ता से प्यार हो जाता है और उसको पाने के लिए मेरे को प्ले में 3 बार गिराना पड़ता था। तो मेरा डायलॉग था, जब पर्दा खुला तो एक तरफ जैसे आप लोग बैठे हैं, एक तरफ पतले सुकड़े थके हुए खेर खानदान के चमकते सितारे, दूसरी तरफ नंदू के फैमिली, दूध वाले, हट्टे कट्टे, दौड़े शौड़े ऐसे। पर मेरे पिताजी को पता था कि बेटा मेरा जीतने वाला है। अंत में प्ले मैं 10 बार रिहर्सल कर चुका था, तो मेरे पिताजी की आंखों में एक बड़ा ऐसा एक्सप्रेशन था कि वाह बेटा, तू तो आज कमाल करने वाला है। नाटक शुरू हो गया। जब उसका क्लाइमैक्स आया तो मैंने कहा, चला जाना बकवास कर तू, नंदू गिर। नंदू गिर गया। फिर मैंने दूसरी बार बोला, चला जाना बकवास कर तू, नंदू गिर। तो नंदू गिर गया। जब मैंने तीसरी बार बोला, चला जाना बकवास, सडनली ऑडियंस में से नंद किशोर का बाप खड़ा हो गया, बोला, नंदू अब के गिरा तो घर ना आई हो। उसके बाद इतिहास पलटा, नंदू पलटा और जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को उठाकर ऑडियंस में फेंक दिया। तो ये तो मेरा फेलियर था, जबरदस्त फेलियर था। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये भी सच है कि स्कूल में डंडे बहुत पड़ते थे। मैं तो ऐसे स्कूल में गया जी, हिंदी मीडियम स्कूल में गया था। हमारे अलग अलग किस्म के टीचर होते थे, पर उन टीचर्स ने मुझे मेरे आगे जाकर एक्टिंग का बड़ा सामान दिया। हमारे एक टीचर थे हरदर्शन सर, थोड़े मोटे जैसे थे। वो क्लास में आते बोलते थे कि जिनको याद है वो बैठे रहो, जिनको याद नहीं है वो खड़े हो जाओ। अरे बाप रे। याद नहीं है और बैठे रहे तो 4 डंडे पड़ेंगे। याद नहीं है और याद नहीं है और फिर भी बैठे रहे तो 8 डंडे पड़ेंगे। तो मेरा पूरा साल खड़े होने में बीत जाता। याद हो ना हो मैं 4 डंडे खा लेता। तो स्कूल के जमाने में मैंने इतने डंडे खाए हैं कि अगर भारत सरकार को पता लग जाए तो मुझे स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर दे। हमारे आई थिंक दोज डेज द टीचर्स वर रियल। मतलब अभी भी टीचर्स रियल। अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं सर? थोड़ी तो टाइप पहनिए, थोड़ी देर तो अंग्रेजी बोलने दीजिए। पर हिंदी मीडियम स्कूल में बड़े इंटरेस्टिंग टीचर होते थे। हमारे एक टीचर थे बलदेव सर, ज्योग्राफी के टीचर थे। वो ऐसे पढ़ाते थे और उनको वो सोच के आते थे कि आज स्टूडेंट्स को मारना है, और अगर कोई रीजन नहीं मिलता था तो उठपटांग सवाल करते थे। इधर आ, खड़ा हो जाए यहाँ पे, ये बता भारत एशिया में है, एशिया भारत में है? और थोड़ी देर बाद उनका ये हाथ सो जाता था, तो वो अपने ही हाथ से डरना शुरू कर देते। तो आपने जो मेरी क्लिप्स दिखाई ना, जैसे जितने भी फिल्मों, ये सब कैरेक्टर मुझे स्कूल से मिले हैं, फैमिली से मिले हैं। मैंने सोचा कि स्कूल में आपने एक अंग्रेजी का प्ले करने की भी कोशिश की थी।
आपने काफी कुछ पता किया हुआ है। रजत जी का मुकाबला नहीं है। कहां से जो किसी को नहीं पता, मेरे माता पिता को भी याद नहीं हुआ, इनको याद आ जाता है। मानना पड़ेगा। ये हरदर्शन सर का, जो ये टीचर थे हमारे, जो आते बोलते थे 4 डंडे 8 डंडे, इनका एक सपना था इंग्लिश प्ले डायरेक्ट करने का। लेकिन हम हिंदी मीडियम स्कूल में अंग्रेजी प्ले के लिए रोल करने के लिए एक्टर कहां से आएंगे। तो एक बार आसपास के 7-8 स्कूल्स में से 8-9 लड़के फेल होके उन्होंने हमारा डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल ज्वाइन कर लिया। उस साल हरदर्शन सर का इंग्लिश प्ले डायरेक्ट करने का सपना पूरा हो गया और उन्होंने एक प्ले चुना विलियम शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस। और चूंकि मैं बड़ा चमचा किस्म का स्टूडेंट था, रिहर्सल में समोसे चाय वगैरह लेके जाता था, उस इंग्लिश प्ले में मुझे भी एक छोटा सा रोल मिला, क्लर्क ऑफ द कोर्ट। ऐसे जैसे कोर्ट बैठे, ये तो मैडम अच्छी हैं। हिंदी फिल्मों में नहीं साइड टाइप करता रहता पीछे ऐसे, जैसे ये लिख रही हैं, पता नहीं क्या लिख रही हैं। मैडम चिट्ठी तो नहीं लिख रही किसी को। मैंने तो कई बार पूछा करती क्या है। तो मैं इतना चमचा किस्म का था, बिकॉज मेरा बड़ा दिल था यार अंग्रेजी प्ले में मुझे अगर छोटा सा रोल मिल जाए तो कमाल हो जाए। तो मुझे भी हरदर्शन सर ने कहा कि तू भी एक रोल करेगा क्लर्क ऑफ द कोर्ट का। तो मेरे 8 लाइनें थी, 8 लाइनों में भी मुझे पढ़ के बोलना था कि चार्जेस अगेंस्ट यू आर फॉलोइंग, चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2, चार्ज नंबर 3, इतना बोलना था। और ड्रेस रिहर्सल में मेन परफॉर्मेंस से पहले मैंने 8 लाइनों में 27 गलतियां की। तो प्रिंसिपल साहब स्टेज पे चढ़ गए और बोले, गालियां वालियां देके बोले थे कि इसको निकालो जी, कटो प्ले तो बाहर। पागल है, मरवाएगा। 8 लाइन से 27 गलतियां कितनी ने हैं? साडा कल डिप्टी कमिश्नर आ रहा है, साडे स्कूल की ग्रांट बंद हो जाएगी, कटो बाहर। तो मैंने उन टीचर के पांव पकड़ लिए, मैंने कहा मुझे प्ले से मत निकालिए, मेरे घर वाले आ रहे हैं, मेरे माँ बाप आ रहे हैं कल प्ले देखने वाले, तो उनको लगेगा मैं प्ले में नहीं तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो उन दिनों टीचर के स्टूडेंट के गिड़गाने से टीचर का दिल पिघल जाता था, है कि नहीं? आजकल नहीं पिघलता। तो मुझे उन्होंने कहा कि ठीक है जी, उन्होंने प्रिंसिपल साहब को कहा जी बड़ा बीबा मुंडा आएगा, गुड फैमिली रहेगा, इसको प्ले से नहीं निकालते हैं, एक काम करते हैं, इसके सारे डायलॉग जज को दे देते हैं और तू चुप रही और मुंडी हिलाता रही। फिर नेक्स्ट डे पर्दा खुला और मेरे माँ बाप 8वीं रो में, प्रिंसिपल साहब डिप्टी कमिश्नर साहब 1st रो में। नाटक शुरू हो गया, मैं तो मुंडी हिला रहा था, मैं तो रिलैक्स था, मेरे को डायलॉग ही नहीं था। और सडनली मैंने सुना जज साहब कह रहे हैं, क्लर्क ऑफ द कोर्ट रीड आउट द चार्जेस। Thou read out the charges, teacher said that yesterday. वो जज बेचारे को लास्ट मिनट पे चेंज हुआ तो उसने फिर बोला, क्लर्क ऑफ द कोर्ट यू रीड आउट द चार्जेस इन इंग्लिश। और मैंने रोना शुरू कर दिया। Thou read out the charges. Principal said that yesterday. 8 lines, 27 mistakes. फिर बोला, I want you to read out the charges. मैंने विंग्स में देखा हरदर्शन सर कर रहे थे, मैंने कहा पढ़ दूं? ओके, मेरे के पास तो वो कागज भी नहीं था जिसमें चार्जेस लिखे थे। मैं फिर शुरू हो गया, यू साला शायलॉक, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ यार? यू वांट टू मार्क मनी, यू वांट पाउंड ऑफ फ्लैग, जूता उठा के मारूंगा तेरे सिर पे मैं। मैंने नोट किया कि मेरे हर एक डायलॉग पर ऑडियंस का हंस के बुरा हाल हो रहा था और सबसे ज्यादा मेरे माँ बाप हंस रहे थे। लेकिन उस दिन मर्चेंट ऑफ वेनिस में सबसे ज्यादा अपलॉज लेने वाला था क्लर्क ऑफ द कोर्ट। मतलब मेरे एक डायलॉग सुनकर शेक्सपियर ऑलमोस्ट कब्र से बाहर आ गए, बोले ए हिंदी मीडियम बॉय दाउ शल स्टॉप नाउ। तो ये फेलियर ही थे। पहला फेलियर कि पैदा होते ही एक नर्स चाहती थी, दूसरा फेलियर ये प्ले, तीसरा फेलियर मैं पढ़ाई में भी कुछ कमाल कर। एक और फेलियर मैंने सुना कि आपकी जीप कट गई थी, आप तोतले हो गए थे। क्या हुआ? मैं 9th स्टैंडर्ड में था। आई थिंक आपने जो पहला सवाल किया ना फेलियर के बारे में, और शायद आपका लिख के भी आया बड़ा फेलियर कुछ है, तो मैंने अपनी जिंदगी की नींव अपने फेलियर्स पे रखी है। मुझे लगता है फेलियर्स आर द बेस्ट टीचर्स, इसलिए मेरे को सारे किस्से याद हैं।
मैं 9th स्टैंडर्ड में था और एक पहाड़, हमारे घर के आगे पहाड़ था, उससे गिर गया था, तो एक नुकीला पत्थर मेरी जबान के आर पार हो गया था। अरे बाप रे। और जब वो थोड़ा घाव भरा तो मुझे पता लगा कि मैं क नहीं बोल सकता, मैं क को त बोलता था, जैसे अनुपम तेर। क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, पिता तेरन तेर। मेरे पिताजी का नाम पुष्कर नाथ है, तो कोई पूछता था पिताजी का नाम है पुष्करनाथ। तो मैं घर से, मैं भी बड़ा मतलब एंथू कटलेट बॉम्बे में बोलते हैं, जो बहुत ही फुर्तीला किस्म का, मैं भी घर से ऐसे ऐसे सेंटेंस सोच के जाता था जिसमें क ना आए, गाने ऐसे सोच के जाता था जिसमें, उन दिनों एक हकीकत, अब तो हकीकत बोल लेता हूं, हकीकत फिल्म में गाना था, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उसमें सिर्फ क जो है शुरू में आता है, तो मैं ऐसे गाता था, अर चले हम फिदा जानो तन साथियों। ट्रेजेडी तब हुई जब मुझे एक मोहतरमा से मोहब्बत हो गई, एक तरफा मोहब्बत। उसका नाम था कविता कपूर। हो गया तो मैं घर से रोज रिहर्सल करके जाता था, ऐसे डायलॉग जिसमें मैं उस, अच्छा तब तो रोमांस ऐसा होता था कि 6 महीने तो देखने में लग जाते थे, 6.25 महीने उंगली टच हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, और अगर आपने किताब में फूल डाल दिया और उसने देख लिया तो बहुत बड़ी बात है। तो हाँ, अपने पिताजी की बात कर रहे हो, माता जी की बात कर रहे हो? तो कविता कपूर को पता लग गया कि अनुपम तेर जो है तोतला है। तो उसने मुझे कैंटीन में बुलाया, जैसे हिंदी फिल्म की हीरोइन की 5-6 फ्रेंड्स नहीं आज साथ में बैठी होती हैं, तो उसने कहा कि अनुपम, मैं भी तुम्हारे जज्बात का रिस्पांस दूंगी अगर तुमने मेरा पूरा नाम लेके बोला आई लव यू। इस मोहब्बत की कहानी में कोई ताली नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि, मैंने कहा आई लव यू, तो नहीं बोलना पड़ेगा कविता कपूर आई लव यू। तो मैं मन में सोच रहा हूं, मेरे दोस्त हैं ये विजय सहगल बचपन के, इनके सामने ये किस्सा है, ये मेरे साथ खड़े थे, ये 8वीं क्लास से मेरे क्लास फेलो हैं, मेरे फ्रेंड है, तो मेरे साथ खड़े थे और वो अटक गई। तो मैंने सोचा कि मेरे पिताजी जब मेरी माताजी से झगड़ा करते हैं तो डार्लिंग बोलते हैं, आई डोंट नो क्यों बोलते थे। तो मैंने कहा डार्लिंग आई लव यू, उसने कहा नहीं। तो मुझे अपनी मेरी बेइज्जती महसूस होनी शुरू हुई। तो उन्होंने कहा नहीं, यू हैव टू से कविता कपूर आई लव यू। तो मैंने फाइनली कहा कविता कपूर आई डोंट लव यू। फिर हमारे एक प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बेटा ये जो तोतली की प्रॉब्लम है, ये अगर आप क्या कहते हैं उसको, कंचे मार्बल्स को 3 इधर रखो 3 इधर रखो, और आप देखिए, आप कोशिश करिए, जब बोलते हैं तो आपके आगे की जबान का जो हिस्सा होता है वो आपके तालू से टच होता है, और वो आप बोलते रहिए। तो मैंने 6 महीने इसकी रिहर्सल की और आज वो तोतला। अरे और आज वो तोतला अनुपम खेर की जगह अनुपम खेर बोल सकता है। और आज जब मैं स्पीच पढ़ाता हूं अपने स्कूल में तो मुझे वो दिन याद आते हैं कि कुछ भी हो सकता है दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मजा आ रहा है देखने में। सच बताऊं, इतना हंसी कि गले में खराश हो गई और इतनी खांसी आ रही है कि क्या बताऊं। पर क्या कमाल की इंटरव्यू, मस्त इंटरव्यू। और जैसे आप लोग कह रहे थे ना कि वो मैम ये देखो देखो, और भीख भी मांगने लग गए थे यार, पर इसमें भीख नहीं मांगनी चाहिए। तो बहुत ही मजेदार है, इतना मजा आ रहा है। और जिस तरह से अनुपम खेर आंसर्स दे रहे ना, हाजिर जवाब, और उनकी जो लाइफ है उसको इतने मजाकिया वे से बता रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है। राइट, so, काफी अच्छा वीडियो था। और इसमें मेरे ख्याल से एक ये की पॉइंट मुझे लगा कि वो ये था कि इंसान को अपने फेलियर्स याद रहते हैं। अच्छी बातें हो सकता है बंदा भूल जाए, और फेलियर से जो बंदा सीखता है, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो ग्रेट बात है। जैसे इनके भी सारे फेलियर से रिलेटेड थे, और उन्होंने ये फेलियर की बातें जो उनको याद थी उनको यूज़ किया था अपनी एक्टिंग में। राइट, आपको कुछ एक्ट करके दिखाना है तो उनको फेलियर से कुछ याद आ रहा है, टीचर उनको मार रहा है तो उसकी आप एक्टिंग कर दी। मतलब हर जगह पे उनको, जहाँ अभी भी जैसे वो
बोल रहे हैं तो अपने फेलियर्स की बात ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको पूछा गया था, उनको सब याद थे मोस्टली। और ये भी सही है कि लोगों को फेलियर्स काफ़ी याद रहते हैं, और अगर मैं अपने खुद भी लाइफ में देखता हूँ तो आपको फेलियर्स याद रहते हैं और डिफ़िकल्टीज जो आपको लाइफ में आई थी। आपको अच्छे दिन ठीक है कि जो चीज़ आपने कर ली अच्छा ठीक है, मगर आपको फेलियर जो अभी तक याद आते हैं कि आपको कितनी डिफ़िकल्टी हुई थी उस वक्त, और उस डिफ़िकल्टी का आपने सामना आपने कैसा किया था। नॉर्मली अगर आप पीछे देखते हैं तो क्योंकि आगे तक दुनिया आ चुकी होती है, मोस्ट लोगों को तो यही नज़र आता है कि कैसे फेलियर को आपने ओवरकम किया है। हर एक की हिस्ट्री में, हर एक की लाइफ में कोई ना कोई ऐसे पॉइंट्स हो गए जहाँ पे आप कभी भी, अब अगर आप यंग हैं तो बात अलग है, मगर अगर आप मिडिल एज्ड हैं तो आप अगर पीछे देखें तो आपको कई फेलियर नज़र आएंगे जिसमें आपने ओवरकम किया है और आप आगे बढ़ते चले गए। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था, वेरी नाइस टू सी कि किस तरीके से वो मतलब एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आइडियाज़ और थॉट्स, वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, और जो उन्होंने कंचे के बारे में बताया कमाल है कि मतलब वाकई कंचा जो है आपको ये स्पीच की इम्प्रूवमेंट कर देता है। दैट इज अमेजिंग कि कंचे यहाँ रखिए, कंचे यहाँ रखिए, तो आपको हो सकता है ज़्यादा स्ट्रेच करनी पड़ेगी टंग को, और इवेंचुअली आप जब कंचे हटाएंगे तो आप इजीली बोल पाएंगे। दैट्स वेरी नाइस। मुझे लग रहा था कि बाद में उन्होंने कुछ सर्जरी वगैरह कराई, नहीं, बट उन्होंने कंचों से ही अपने आप को ठीक कर लिया। और ये बहुत अच्छी बात थी कि कुछ भी पॉसिबल है, राइट? कुछ भी पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप कर सकते हैं। और ये भी एक तरीका है कि कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई लोग देखते हैं अच्छा ये बच्चा ये ऐसा है, बकवास है, ये वो नहीं कर पाएगा। कभी किसी इंसान को अंडर एस्टिमेट मत करिए। अगर उस बंदे में अंदर से चाह है करने की तो वो अचीव कर लेगा इररिस्पेक्टिव। मगर आप अगर किसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं तो ये आप गलती कर रहे हैं कि कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करिए। हर इंसान में पोटेंशियल है अगर उसमें डिटर्मिनेशन है करने की। तो बिल्कुल, जैसे उन्होंने कहा कि भैया इतनी बुरे थे ये एक्टिंग में, और देखो अब कितने कमाल के बेस्ट एक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के। और ये भी बहुत अच्छा पॉइंट कहा था कि कोई पैदा नहीं होता एज ए एक्टर, वो आपको मेहनत करनी पड़ती है एक्टर बनने तो के लिए। ये जो बोलते हैं ना इनबॉर्न एक्टर, ये सब बेकार की बात है। जैसे बोलते हैं कि मेरा पेरेंट या मेरी पेरेंट्स एक्टर्स हैं, मेरे खून में, मेरे पेरेंट्स एक्टर हैं तो मैं भी एक्टर हूँ, ऐसा नहीं होता। तभी जो लोग, जैसे मैंने पहले भी कहा था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाते हैं या सिमिलर इंस्टीट्यूट में जाते हैं जहाँ ड्रामेटिक्स सीखते हैं, उनकी ड्रामेटिक्स बहुत ज़बरदस्त होती है। बिना किसी मतलब गाने बजाने के वो यहीं बैठ के आपके सामने ड्रामा कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, तो बहुत ही मज़ेदार चल रहा है ये इंटरव्यू। तो जल्दी से बंद करते हैं, बाकी पार्ट भी देखने हैं। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।